हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम अकाउंट्स के लेक्चर को देख रहे थे और आज अकाउंट्स का हमारा 23rd लेक्चर है, 23वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 12 की जो दो बुक्स हमने बताई थी आपको, क्लास 12 की दो बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें हम पार्ट 1 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है और 3rd लेक्चर हमारा बेस्ड है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर को हम 2 भाग में पूरा करेंगे, एक अब और ये लेक्चर 23rd और एक लेक्चर 24th आएगा। इसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और साथ ही कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, सीधे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आपको पता था कि हम अल्टरनेट डे पर डिस्कस कर रहे हैं कि एक दिन हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं और एक दिन आपको अकाउंट्स का जो एक्स्ट्रा टॉपिक जो है उसको प्रोवाइड करा रहे हैं हम। तो क्लास 12 अकाउंट्स में 2 बुक्स हैं अकाउंट्स की, जिसमें से हम पार्ट 1 पहली बुक्स में 5 चैप्टर हैं, जिसमें से हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हमारा 4th और 5th चैप्टर रह जाएगा। उसको हम कोशिश करेंगे कि 2 ही दिन में कंप्लीट कर लें, और आज से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए डेली ही लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि इस मंथ की लास्ट से पहले ही हम आपको अकाउंट्स के सारे लेक्चर और मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करा दें। उसके बाद हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस के मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, आईएएस के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। आज हमारा 3rd चैप्टर है पार्ट 1 का, बुक पार्ट 1 का 3rd चैप्टर है, और चैप्टर को हम 2 भाग में कंप्लीट करने जा रहे हैं, और ये पहला भाग है। इस टॉपिक में, आज के चैप्टर में हमें इन टॉपिक्स को देखना है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार, मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। दूसरा टॉपिक है हमारा साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तीसरा है नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर है त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाने की संभावना रहती है, तो इसको हम डिटेल में न्यूमेरिकल्स के साथ देखेंगे। फिर है ख्याति, गुडविल, इससे भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे जाने की संभावना रहती है। लेकिन त्याग अनुपात, इसके कंपैरिजन में त्याग अनुपात का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम ख्याति तक ही देखेंगे। उसके बाद हमारा संचित लाभों और हानियों का समायोजन, एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, परिसंपत्तियों, पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का निर्धारण, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, वर्तमान साझेदारी के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो ये बहुत लंबा लेक्चर है, लंबा चैप्टर है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपना हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक से कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक समझौता होता है जो एक व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिनका संचालन उन सबके द्वारा किया जाता है या उन सब की ओर से किया जाता है या उनमें से किसी के द्वारा किया जाता है। इसकी डेफिनेशन जो है पार्टनरशिप फर्म की, उसमें 2 या 2 से अधिक साझेदार हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप तभी कहलाएगी जब उसमें 1 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा साझेदार हों, यानी कि पार्टनर हों। अब वो सारे पार्टनर मिलकर या तो खुद फर्म को चला सकते हैं, या बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनके शेयर लिस्टेड होते हैं, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज होती हैं, वहाँ शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के एक तरह से मालिक होते हैं, लेकिन वो कंपनी को चलाते नहीं है, मैनेजमेंट नहीं करते, मैनेजमेंट कोई और करता होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते अलग होता है और मैनेजिंग बोर्ड अलग होता है, इसलिए एमडी, उसके कंपनी के एमडी अलग होते हैं। तो यहाँ पर चला तो कंपनी को कोई और रहा है, लेकिन कंपनी का मालिक कोई और है। तो इस तरह जो साझेदार होते हैं वो या तो कभी कंपनी को खुद भी चला रहे होते हैं या उनकी तरफ से कोई और चला रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर उनमें से कोई एक। और हो सकता है कि वो सारे साझेदार हों, लेकिन उनमें से वो किसी एक को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दें चलाने की, और इसके अतिरिक्त उसको इसके लिए अलग से मुआवजा या कंपनसेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाए। फिर है विद्यमान समझौतों में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है, यानी कि जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है पार्टनर्स के बीच, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ही अगर परिवर्तन कुछ किया जाए, चेंजेस किए जाएं, तो उन चेंजेस को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि फर्म को ही नए सिरे से बनाया गया है, बल्कि फर्म का जो
कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशंस, उसमें बदलाव किया गया है, इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ना कि इसमें फर्म का किसी तरह का विघटन यानी कि डिसॉल्यूशन नहीं होता है। परिणाम स्वरूप वर्तमान समझौते का अंत होता है, यानी कि जो करंट जो टर्म्स कंडीशंस चल रही थी, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, उसको कैंसिल कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नया समझौता निर्मित होता है, यानी कि उसका स्थान एक नया टर्म्स एंड कंडीशंस या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है, जो कि साझेदारी फर्म के सदस्यों के मध्य संबंधों को बदल देता है। हालांकि फर्म जारी रहती है, फर्म जो है कंटिन्यू रहती है, प्रोसेस करती रहती है। आमतौर पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन विभिन्न परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे कि नए साझेदार का प्रवेश, यानी कि यहाँ कंडीशन बताई गई है कि किन कंडीशन में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करा जाता है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन करा जाता है, या उसके कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करी जाती हैं। या तो उसमें साझेदार में कोई एक्स्ट्रा साझेदार आया हो, कोई नया शेयर होल्डर्स आया हो, या लाभ विभाजन अनुपात, यानी कि मान लीजिए अगर 2 साझेदार हैं, अब वो अपना जो प्रॉफिट है उसका जो प्रॉफिट रेशियो है उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसलिए भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है फर्म का। या साझेदार की सेवानिवृत्ति हो सकता है, 3-4 साझेदार हों, उसमें से सबके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, लेकिन उसमें से एक जो साझेदार है, चौथा साझेदार, वो रिटायर हो रहा हो या इनके रिटायरमेंट ले रहा हो, अपना पूरा पैसा फंड निकाल कर वो कंपनी से अलग हो रहा हो, तो इस कंडीशन में भी बाकी के जो 3 बचे साझेदार हैं वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका विभाजन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, दोबारा से विभाजन का अनुपात कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर है साझेदार की मृत्यु, या अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, या कोई दिवालिया या बैंकरप्ट हो जाए, तो इन सारी ही कंडीशंस में फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब पहला टॉपिक है हमारा इसमें साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार, मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सामान्यतः साझेदारी फर्म का पुनर्गठन निम्न में से किसी एक स्थिति में होता है। पहला इसमें नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब किसी फर्म को अतिरिक्त पूंजी या प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अगर कैपिटल उसको अपना बिजनेस, किसी फर्म को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, या फिर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो ऐसी कंडीशन में नए रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है फर्म का, तो एक नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में सभी वर्तमान साझेदारों की स्वीकृति पर ही प्रवेश मिल सकता है, यानी कि नए साझेदार को तभी प्रवेश मिलेगा जब उसमें मौजूदा जो साझेदार है, मौजूदा जो पार्टनर्स हैं, वो सारे के सारे उसमें उसको एक्सेप्ट करें, यानी कि सारे के सारे राजी हों अपना साझेदार बनाने के लिए। अगर एक भी डिसएग्री होता है तो नए साझेदार को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इसके विपरीत कोई समझौता नहीं हुआ हो। यानी कि अगर इस कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन अप्लाई होती है वो तभी होगी जब उसमें ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही उस कंडीशन को मेंशन किया जा चुका हो। विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कभी कभी साझेदार अपने वर्तमान लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं, इस कारण विद्यमान साझेदारों के भाग में परिवर्तन हो सकता है। तो इस कारण विद्यमान साझेदारों के भाग में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल राम, मोहन और सोहन फर्म के लाभों का विभाजन 3:2:1 के अनुपात में करते हुए साझेदार हैं, और 1 अप्रैल 2021 से सोहन द्वारा अतिरिक्त पूंजी लाए जाने के कारण वो लाभों का विभाजन समान रूप से करने का निर्णय कर लेता है, तो जिसके फलस्वरूप वर्तमान समझौते में परिवर्तन होगा और तथा फर्म पुनर्गठित होगी, यानी कि उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे कि मान लीजिए राम, मोहन और सोहन 3 भागीदार हैं, राम, मोहन और सोहन। अब उनका जो प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो 3:2:1 के अनुपात में है, लेकिन इसमें से सोहन इसमें एक्स्ट्रा कुछ कैपिटल लगाता है। जब एक्स्ट्रा कैपिटल लगाएगा तो जाहिर सी बात है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट की भी डिमांड करेगा। तो जब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट की डिमांड करेगा और इस पर बाकी दोनों शेयर होल्डर या पार्टनर सहमत हो जाएंगे, तो कंपनी का जो फर्म का प्रॉफिट रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, यानी कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन किया जाएगा, चेंजेस किए जाएंगे, इस तरह फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगला है विद्यमान साझेदार की सेवानिवृत्ति, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर की रिटायरमेंट ले लेता है, साझेदार की सेवानिवृत्ति से आशय एक साझेदार द्वारा फर्म के व्यवसाय से उसके अस्वस्थ होने या अधिक आयु होने तथा व्यवसाय में रुचि परिवर्तन के कारण व्यवसाय से बाहर निकल जाने से है। यानी कि साझेदार की सेवानिवृत्ति से यहाँ मतलब ये है कि या तो साझेदार फर्म को छोड़ रहा है अपनी हेल्थ के इश्यूज़ के कारण, हेल्थ ठीक ना होने के कारण, या अधिक आयु होने के कारण, या ओवर एज होने के कारण, या उसका
मन उससे हट गया है, फर्म से हट गया है, उसका दिल अब जो है मन नहीं है आगे इस फर्म के साथ काम करने का, तो इस कंडीशन में उसको सेवानिवृत्ति मानी जाएगी। यदि साझेदारी ऐच्छिक है तो एक साझेदार किसी भी समय सेवानिवृत्ति हो सकता है। फिर उदाहरण के लिए राय, रवि और राव ये फर्म के लाभों का विभाजन 2:2:1 के अनुपात में करते हुए साझेदार हैं। अस्वस्थ होने के कारण 31 मार्च 2021 को रवि जो है वो सेवानिवृत्त होता है। परिणाम स्वरूप पुनर्गठित साझेदार फर्म के अब केवल 2 साझेदार रह जाएंगे। तो अब फिर ये इस कंडीशन में भी ये दोनों साझेदार अपने लाभ का विभाजन में कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करके फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है? साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी साझेदार की मृत्यु पर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है यदि विद्यमान साझेदार फर्म के व्यवसाय को भविष्य में पहले की तरह जारी रखने का निर्णय लेते हैं। यानी कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है अचानक, तो जो बाकी बचे हुए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, अगर वो उसको फर्म को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एक पार्टनर जिसकी मृत्यु हो गई है उसके मर जाने के बाद भी उस फर्म को जारी रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में बाकी बचे हुए जो पार्टनर हैं उनके बीच जो लाभों का है वो पुनर्गठन किया जाएगा। यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए जाएंगे, तो इस कंडीशन में भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। उदाहरण के लिए एक्स, वाई और जेड लाभों का विभाजन 3:2:1 में करते हुए साझेदार हैं। अभी हम आगे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, अभी हम आगे न्यूमेरिकल भी चर्चा करेंगे इन सब पर बेस्ड, और त्याग रेशो भी पढ़ेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो होता है उस पर बेस्ड भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। त्याग रेशो करते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2021 को एक्स की मृत्यु हो जाती है तथा वाई और जेड भविष्य में समान लाभ विभाजन में व्यवसाय को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। यानी कि अब पहले तो 3:2:1 के अनुपात में ये लाभ के भागीदार थे तीनों, लेकिन अचानक एक्स की मृत्यु हो जाती है, तो अब ये वाई और जेड जो हैं ये इस फर्म को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और कंटिन्यू रखते हुए फर्म के जो लाभ हैं उनमें बराबर के भागीदार होना चाहते हैं, यानी कि 1:1 के भागीदार होना चाहते हैं। वाई और जेड द्वारा भविष्य में समान लाभ में व्यवसाय जारी रखने पर फर्म पुनर्गठित होगी, यानी कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा और कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब किसी चालू फर्म को अतिरिक्त पूंजी या प्रबंधकीय सहायता दोनों की आवश्यकता होती है, तो फर्म के साझेदार विद्यमान संसाधनों की पूर्ति के लिए नए साझेदार को प्रवेश देने का निर्णय करते हैं। एकल व्यवसाय के संदर्भ में, यानी कि सिंगल ऑनर जहां है, सिंगल ऑनर के संदर्भ में नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश होना साझेदारी का रूप ले लेता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर किसी फर्म को कैपिटल और मैनेजमेंट दोनों की एक साथ आवश्यकता पड़ती है, तो फर्म के साझेदार जितने भी फर्म के शेयर होल्डर्स हैं या पार्टनर्स हैं वो सारे अपनी सहमति से नए साझेदार को प्रवेश देने के लिए निर्णय लेते हैं। अगर सिंगल ऑनर फर्म है तो उसमें वो ऑनर ही डायरेक्ट फर्म में किसी को साझेदार बना सकता है। तो नए साझेदार को प्रवेश पर फर्म से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि जब नया साझेदार किसी फर्म में एंट्री करता है तो उसको 2 अधिकार मिलते हैं। फर्म की परिसंपत्तियों में भाग लेने का अधिकार, यानी कि फर्म के जो एसेट्स हैं उसमें भाग लेने का अधिकार, और दूसरा फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार। जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होंगे उसमें भी उसको लाभ लेने का अधिकार होगा। साझेदारी फर्म की परिसंपत्तियों के अधिकार हेतु साझेदार नकद या अन्य वस्तु के रूप में एक स्वीकृत राशि पूंजी के रूप में लाता है। इसके अतिरिक्त एक स्थापित फर्म की स्थिति में जो कि अपनी पूंजी पर सामान्य प्रतिफल से अधिक लाभ अर्जित कर रही है, नए साझेदार को एक अतिरिक्त पूंजी लानी होगी जो प्रीमियम या ख्याति कहलाती है। ख्याति गुडविल या प्रीमियम या गुडविल कहलाती है, प्रीमियम भी कहते हैं इसको। एक स्थापित फर्म की स्थिति में जो कि अपनी पूंजी पर सामान्य प्रतिफल से अधिक लाभ अर्जित कर रही है, यानी कि जितना प्रतिफल मिलना चाहिए उससे ज्यादा लाभ अर्जित कर रही है, तो नए साझेदार को एक अतिरिक्त पूंजी लानी होगी। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, या ख्याति गुडविल के बारे में बताया गया है। गुडविल को कैसे एडजस्ट किया जाता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, अकाउंट्स के नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताता चलूँ कि जब कोई फर्म मान लीजिए जितना प्रोडक्शन कर रही है उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको जनरेट हो रहा है उतने ही प्रोडक्शन पर, तो उसमें उसकी गुडविल मानी जाएगी। अब गुडविल अगर जिस कंपनी की गुडविल है, मान लीजिए जैसे कि टाटा है, टाटा की गुडविल है, या फिर ई कॉमर्स साइट्स में अमेजोन की गुडविल है। अब मान लीजिए अमेजोन की गुडविल है और अमेजोन में कोई शेयर होल्डर इसके कुछ शेयर परचेस करना चाहता है जिन शेयर की एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, लेकिन इसकी गुडविल के कारण यही फर्म
यही अमेजोन इस 1 लाख के शेयर को हो सकता है इसको 5 लाख में ऑफर करे, 5 लाख में ऑफर करे और इस बंदे जो नया शेयर होल्डर है वो 5 लाख में ही खरीदेगा। क्यों? ये जो बाकी के 4 लाख है इसकी गुडविल के कारण इसकी बढ़ी हुई मार्केट वैल्यू है, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा अतिरिक्त पूंजी भी लानी होगी, यानी कि शेयर की कीमत से ज्यादा वैल्यू लानी होगी अगर उस फर्म की ख्याति ज्यादा है, गुडविल ज्यादा है। प्राथमिक रूप से यह विद्यमान साझेदार, इसको हम ख्याति को पूरा डिटेल में अगले लेक्चर में कवर करेंगे। साझेदार को फर्म के अधिलाभ में से उसके भाग की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु लाई जाती है। प्राथमिक रूप से यह विद्यमान साझेदार को फर्म के अधिलाभ के रूप में उसके भाग की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु लाई जाती है। फिर है सामान्यतः नए साझेदार के प्रवेश के समय निम्न महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला इसमें नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि ये सारे बिंदु, कोई नया साझेदार आता है तो इन सारी सब चीज़ों में चेंजेस किए जाते हैं। फिर है त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ख्याति का मूल्यांकन एवं समायोजन, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, संचित लाभों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, साझेदारों की पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स। अब अगला टॉपिक हमारा इसमें नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब नए साझेदार को प्रवेश मिलता है तो उसे पुराने साझेदारों के लाभ में से अपना भाग प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने हिस्से के कुछ भाग को त्याग कर नए साझेदार के पक्ष में करते हैं। नए साझेदार का अब यहाँ किस तरह करते हैं उसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही कवर करेंगे। नए साझेदार का लाभ का वितरण क्या होगा तथा ये विद्यमान साझेदारों में से ये किस प्रकार अधिग्रहित करेगा, इसका निर्णय पुराने साझेदारों तथा नए साझेदारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा किया जाता है। यानी कि जो लाभ का वितरण होगा वो कितना होगा और कैसे होगा, ये जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके द्वारा और जो न्यू पार्टनर है उसके द्वारा आपसी सहमति से तय किया जाता है। हालांकि यदि ये वर्णित ना हो कि नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना भाग किस प्रकार लेगा, तो ये मान लिया जाता है कि वो इसे उनके लाभ विभाजन अनुपात में ही प्राप्त करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा है, जो पार्टनरशिप डीड्स है, पार्टनरशिप डीड्स जिसे हमने शुरुआती लेक्चर्स में कवर किया था, लेक्चर 20 में या 21 में कवर किया था कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे कवर देख लीजिए एक बार कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि साझेदार अपने पुराने साझेदारों से लाभ का विभाजन किस प्रकार करेगा, तो जो पुराने साझेदार, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो पुराने साझेदारों के बीच जो लाभ का विभाजन है उसी रेशो में ही उस नए साझेदार को भी हिस्सेदार बनाया जाएगा। किसी भी स्थिति में साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात आने वाले साझेदार को दिए जाने वाले लाभ विभाजन अनुपात में उनके सहयोग के अनुसार किया जाएगा। यानी कि कोई भी कंडीशन हो, साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन जो अनुपात होगा वो आने वाले साझेदार को दिए जाने वाले लाभ विभाजन अनुपात में उसके सहयोग के अनुसार किया जाएगा। इसलिए यहाँ सभी साझेदारों के मध्य नए लाभ विभाजन अनुपात के निर्धारण की आवश्यकता होगी। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नया साझेदार अपने भाग का अधिग्रहण किस प्रकार पुराने साझेदारों से करता है। हो सकता है कि ये आपके थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल से मान लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है कि अनिल और विशाल मान लीजिए 2 साझेदार हैं। अब लाभ का विभाजन इन दोनों में 3:2 के रेशो में है। अब इसमें एक नया साझेदार सुमित को बनाया जाता है। सुमित नए साझेदार के रूप में 1/5 भाग के हिस्से के साथ प्रवेश लेता है। यानी कि अब वो प्रॉफिट में 1/5 भाग का यानी कि 20% का हिस्सेदार बनाया जाता है। अब अनिल, विशाल और सुमित के नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। और यहाँ हमें जो इसका जो नया लाभ अनुपात होगा, अभी तो लाभ अनुपात अनिल और विशाल का कितना था, 3:2। अब क्योंकि इसमें नया साझेदार सुमित आ गया है और वो 1/5 हिस्से का भाग का उसको हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का, तो अब अनिल, विशाल और सुमित में लाभ विभाजन अनुपात किस प्रकार किया जाएगा। तो अब देखते हैं सुमित का जो पुराना भाग है वो 1/5 है। वो सुमित का जो नया जो शेयर पार्टनर आया है सुमित, उसको लाभ कितना मिल रहा है, 1/5 भाग। जो टोटल लाभ है उसका 1/5 भाग सुमित को मिल रहा है। अब इसमें से अब जब टोटल लाभ में से 1/5 भाग सुमित का निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1 - 1/5। सिंपल मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, तो कितना बचेगा, ये होगा आपका, जैसे कि एलसीएम ले लेते हैं, 4/5 भाग। ये 4/5 भाग टोटल। अब शेष रिमेनिंग जो है 4/5 भाग प्रॉफिट बचा। अब ये 4/5 भाग 2 लोगों में, अनिल और विशाल का हिस्सा है। अब इन अनिल और विशाल का हिस्सा निकालना है। अनिल का नया भाग कितना होगा, 4/5 का 2 इसका पहला भाग कितना था,
3:2 के रेशो में, यानी कि अनिल का पुराना भाग कितना था 3/5 और विशाल का पुराना भाग कितना था, विशाल का पुराना भाग 2/5। इसको कैसे निकालते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार थोड़ा बताता चलूँ आपको। जैसे मान लीजिए 3:2 के रेशो में है तो इनके दोनों के भाग को जोड़ लीजिए, 3 और 2 को 5, और इसका भाग कितना है अनिल का 3 तो ये 3/5 और विशाल का भाग कितना है 2 तो ये हो जाएगा 2/5। तो इस तरह अब अनिल का नया भाग निकाल लेते हैं, क्योंकि जब सुमित को हिस्सेदार बना लिया गया है तो इसमें 4/5 का 3/5वां भाग, क्योंकि ये 3 हिस्सेदार 3:2 में है तो इसके 3 हिस्से सुमित के हैं। तो अगला हिस्सा इसका अनिल का नया हिस्सा कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 12 और 5 × 5 = 25, 12/25। अनिल का नया जो हिस्सा है वो 12/25 है। अब विशाल का इसी तरह नया भाग निकाल लेंगे, 4/5 जो शेष भाग था उसका कितना 2/5 भाग, ये 2/5 भाग जो है इसका 4/5 का 2/5 भाग, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8/25 आ जाएगा। अब अनिल का जो नया हिस्सा है वो 12/25 है और विशाल का नया हिस्सा है 8/25। तो और सुमित का हिस्सा कितना है, सुमित तो नया पार्टनर था उसका है 1/5। अब इसको हमें एक से ही इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है हमें बराबर करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/25। तो सुमित का हिस्सा कितना हो जाएगा 5 भाग, अमित का कितना हो जाएगा, अनिल का कितना हो जाएगा 12 भाग और विशाल का 8 भाग। तो इसका रेशो कितना आएगा 12:8:5। अनिल विशाल और सुमित ये तीनों के भाग आ जाएंगे। अब इसमें यह माना गया है कि नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदारों में से पुराने अनुपात में लेता है, यानी कि जो अनुपात इनका पहला अनुपात था इसी अनुपात में से ये अपना हिस्सा बराबर से बांटता है। अगला इसमें इसका ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अक्षय और भारती साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। अब इसमें मान लीजिए किसी फर्म में 2 साझेदार हैं, अक्षय और भारती, और उसमें भी 3:2 का साझेदारी है। अब इसमें दिनेश को 1/5 भाग फर्म में प्रवेश देते हैं। अब दिनेश इसमें कोई नया साझेदार आया है और उसको कितना हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का 1/5 भाग, जिसे वो अक्षय और भारती से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। यानी कि वो अक्षय का जो हिस्सा है 3 हिस्सा इसमें से भी 1/5 भाग लेता है और जो भारती का हिस्सा है इसमें से भी 1/5 भाग लेता है। तो यानी कि अब इसको इसमें टोटल जो 1/5 भाग है इसको इसका आधा हिस्सा दोनों में से प्राप्त करता है, यानी कि 2/10 भाग अनिल के हिस्से में से अक्षय के हिस्से में से प्राप्त करता है और 2/10 भाग भारती के हिस्से में से प्राप्त करता है। इस तरह इसका दिनेश का टोटल हिस्सा कितना बन जाएगा 1/5 भाग। तो अब इसमें देखना है कि अक्षय, भारती और दिनेश के लिए नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। तो दिनेश का पुराना भाग कितना है, दिनेश जो नया आया है इसका भाग कितना है 1/5, यानी कि 2/10। 1/5 को हम 2/10 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2/10 हिस्सा इसका प्रॉफिट हिस्सा है। अब अक्षय में से 1/10 हिस्सा ये अक्षय के हिस्से में से लेता है। अक्षय का पुराना हिस्सा कितना है 3 और 2 को जैसे हमने बताया था जोड़ लेंगे 5 हो जाएगा, और अक्षय का हिस्सा कितना है 3, तो 3/5। तो 3/5 का में से माइनस 1/10, 1/10 हिस्सा ये अक्षय को दिनेश को दे देगा, तो कितना बचेगा 5/10 हिस्सा। इसी तरह भारती का भाग कितना है 2/5 भाग, तो 2/5 भाग में से 1/10 हिस्सा ये दिनेश को दे देगी, 1/10 हिस्सा दिनेश को चला जाएगा, तो माइनस में से माइनस 1/10 कर लेंगे तो कितना होगा, इसका कितना आ जाएगा 3/10 भाग। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अब 2/10 हिस्सा दिनेश का भाग, 5/10 हिस्सा अक्षय का भाग और 3/10 हिस्सा भारती का भाग। तो अक्षय, भारती और दिनेश इन तीनों का लाभ अनुपात कितना हो जाएगा, लाभ विभाजन अनुपात 5, अक्षय का और भारती का 3 और दिनेश का 2। अभी ये इनका लाभ विभाजन अनुपात आ गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अंशु और नीतू एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। ये आपको बहुत सारे ही एग्जाम्पल एक से लग रहे होंगे, लेकिन ये एक से नहीं है, आप बिल्कुल इसमें बारीकी से देखें। यहाँ पहले एग्जाम्पल में जो लाभ विभाजन किया जा रहा था वो 1/5 भाग टोटल में से निकाला जा रहा था। अब टोटल लाभ में से 1/5 सुमित को दिया जा रहा था और बाकी बचे हुए लाभ में से जो हिस्सा था वो अनिल और विशाल का था। लेकिन यही दूसरी जगह आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो 1/5 भाग जो दिनेश को दिया जा रहा है, नए पार्टनर को जो दिया जा रहा है, वो 1/5 भाग बराबर दोनों में से निकाला जा रहा है। अक्षय और भारती दोनों के हिस्से में से बराबर निकाला जा रहा है, यानी कि 1/5 भाग में का जो 1/10 हिस्सा अक्षय के हिस्से प्रॉफिट में से लिया जा रहा है और 1/10 हिस्सा भारती के हिस्से में से लिया जा रहा है। इसी तरह अगला जो एग्जांपल है ये अलग है। अंशु और नीतू एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो हिस्सेदार हैं वो प्रॉफिट रेशियो दोनों उनका भी सेम है,
लेकिन ज्योति को 3/10 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। अब जो इसमें नया पार्टनर आया है ज्योति को जो इसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो 3/10वां भाग मिलता है, जिसे ज्योति अंशु से 2/10 भाग प्राप्त करती है। अब यहाँ देखिए बिल्कुल अलग है एग्जाम्पल। ज्योति जो प्रॉफिट का हिस्सा 3/10 इसे ज्योति को मिल रहा है, उसमें से 2/10 हिस्सा वो अंशु के प्रॉफिट में से प्राप्त करती है और 1/10 हिस्सा नीतू के प्रॉफिट में से प्राप्त करती है। अब इस कंडीशन में अंशु, नीतू और ज्योति के नए लाभ विभाजन के अनुपात की गणना हमें करनी है। इसमें ज्योति का कितना भाग है? 3/10 भाग। अब जब 3/10 भाग, अंशु का नया भाग कितना होगा? अंशु का पुराना भाग कितना है? 3 और 2 5, यानी कि 3/5। 3/5 में से इसको 2/10 हिस्सा किसको देना है? ज्योति को देना है। तो ये 2/10 हिस्सा इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 3/5 माइनस 2/10 बराबर आया आपका 4/10 हिस्सा। 4/10 हिस्सा अंशु का नया भाग है, ये अंशु का नया प्रॉफिट रेशो है, नया प्रॉफिट रेशो। अब इसी तरह नीतू का नया भाग कितना होगा? नीतू का पुराना भाग कितना था? 2/5, 2/5 और 2/5 में से इसको ज्योति को कितना देना है? 1/10 हिस्सा। नीतू से ये 1/10 हिस्सा लेती है ज्योति, तो 1/10 हिस्सा इसमें से 2/5 में से 1/10 हिस्सा माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 3/10 हिस्सा। तो अब अंशु, नीतू और ज्योति के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो जाएगा? 4, अंशु का 4 हिस्से, नीतू के 3 हिस्से और ज्योति के भी 3 हिस्से। 4:3:3 के अनुपात में हो जाएगा। अब यहां नया एग्जाम्पल, ये उन तीनों से भी अलग है। इसमें राम और श्याम फर्म के साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। अब इसमें राम और श्याम 2 साझेदार हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2, यानी कि टोटल हिस्से 5 है और इसको 3/5 हिस्सा मिल रहा है और इसको 2/5 हिस्सा मिल रहा है। अब वे घनश्याम को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। अब इसमें नया साझेदार आया है घनश्याम। इसके लिए राम 1/4 भाग प्रोवाइड करता है, यानी कि वो राम के हिस्से में से 1/4 भाग लेता है। 3/5 में से 1/4 भाग राम के हिस्से में से लेता है और श्याम के हिस्से में से 1/3 भाग प्राप्त करता है, यानी कि 2/5 में से 1/3 भाग प्राप्त करता है। जो श्याम का हिस्सा है इसमें से 1/3 भाग प्राप्त करता है। तो अब इसको किस तरह राम, श्याम और घनश्याम के लिए नया लाभ विभाजन अनुपात इसमें निकालना है। तो राम का जो भाग है कितना है? पुराना भाग 3/5, जैसे कि हमने बताया 3/5 राम का पुराना भाग है। अब राम द्वारा त्याग कितना किया गया है? 3/5 का 1/4 भाग। तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 का 1/4 भाग इसने त्याग किया है, तो कितना आ जाएगा? 3/20, इतना इसने त्याग कर दिया। अब इसी तरह राम का जो नया भाग बचेगा वो कितना बचेगा? 3/5 में से 3/20 को माइनस कर लेंगे तो ये कितना आएगा? 9/20, 9/20। 9/20 भाग ये राम का नया हिस्सा है। अब इसी तरह श्याम 2/5, श्याम जो है अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा घनश्याम को देता है। तो 2/5 का जो 1/3 हिस्सा इसको दिया जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा? इसके कितना त्याग कर रहा है? 2/15 भाग। अब श्याम कितना त्याग कर रहा है? 2/15 भाग। और इसका पहले हिस्सा कितना था? 2/5 भाग। तो श्याम के पास कितना हिस्सा बचेगा? श्याम के पास जो हिस्सा बचेगा वो नया श्याम का हिस्सा बचेगा 4/15 भाग। 4/15 भाग, यानी कि यहाँ श्याम जो है अपने हिस्से का 4/15 भाग का इसका नया हिस्सा है और ये त्याग कितना कर रहा है? श्याम 2/15 हिस्से का त्याग कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ये इतना हिस्सा घनश्याम को प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ 3/20 हिस्सा राम द्वारा घनश्याम को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसमें हमें घनश्याम का नया भाग कितना मिला? 3/20 हिस्सा, जो कि राम का त्याग था, और श्याम का त्याग कितना था? 2/15 भाग। तो ये टोटल इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17/60 भाग। अब 17/60 को हम इसको हर सब में समान कर लेंगे, क्योंकि राम का नया भाग कितना है? 9/20 भाग। 9/20 घनश्याम श्याम का कितना है? 4/15 भाग। 4/15 भाग और घनश्याम का कितना है? 17/60। तो इसमें हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 27/60 और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16/60 60 और यहाँ 17/60 तो है ही ऑलरेडी। तो इसका हिस्सा कितना होगा? ये राम का हिस्सा 27 रेशो, श्याम का हिस्सा 16 हिस्से और घनश्याम का 17 हिस्से। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। इसमें त्याग अनुपात भी आप देखते चलें, त्याग अनुपात कितना निकला है? 3/20। राम का त्याग अनुपात कितना है? राम अपना में से कितना त्याग कर रहा है? 3/20 हिस्से। और घनश्याम कितना त्याग कर रहा है? 2/15 हिस्सा, क्योंकि इसमें राम से 1/4 भाग ले रहा है। राम के हिस्से का जो 1/4 चौथाई भाग ले रहा है और ये श्याम के हिस्से का प्रॉफिट में से 1/3 भाग ले रहा है। इस तरह हम सैक्रिफाइसिंग रेशो और
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5, दास और सिन्हा एक फर्म में साझेदार हैं और 4:1 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे फर्म में पाल को 1/4 भाग के लिए शामिल करते हैं। अब ये इन पिछले चारों एग्जाम्पल से अलग है। दास और सिन्हा एक फर्म में साझेदार हैं और इनका साझेदारी रेशो कितना है, 4:1, यानी कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 4:1। फर्म में पाल को नए साझेदार के रूप में 1/4 भाग के लिए शामिल करते हैं, यानी कि जो उसका प्रॉफिट दिया जाएगा वो 1/4 दिया जाएगा, जिसे पाल पूर्णतः दास को प्राप्त करता है। यानी कि ये जो 1/4 हिस्सा है वो पूरा का पूरा दास देगा, दास अपने हिस्से में से देगा, यानी कि अपने 4 भाग में से ये पूरा 1/4 भाग इसको प्रोवाइड करेगा। तो पाल का भाग कितना है, 1/4। अब दास का जो नया भाग है, दास का नया भाग कितना है, पुराना भाग कितना था, 4/5, यानी कि 4 और 1 5, 4/5 हिस्सा, 4/5 हिस्से में से 1/4 को माइनस कर दिया जाएगा, कितना बचेगा, 11/20 हिस्से। इसका दास का नया हिस्सा कितना है, 11/20। और सिन्हा का नया भाग कितना है, 1/5। सिन्हा का तो जो सिन्हा था उसका तो 1/5 था ही ऑलरेडी, वो 1/5 ही रहेगा। अब दास, सिन्हा और पाल का नया लाभ विभाजन अनुपात कितना हो जाएगा, पाल का भाग 1/4, दास का भाग कितना है, दास का भाग 11/20, सिन्हा का भाग कितना है, सिन्हा का 1/5 ही था, वो 1/5 आ जाएगा, और पाल का 1/4। तो इसके हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, तो 11/20 इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/20, और इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/20। तो यहाँ दास का हिस्सा कितना आ गया, 11 रेशो, पाल का हिस्सा कितना, सिन्हा का कितना हिस्सा आ गया, 4, और पाल का 5। तो 11:4:5 के अनुपात में लाभ विभाजन अनुपात किया जाएगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप रिवाइंड करके दोबारा से सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं, त्याग अनुपात कहलाता है। साझेदार द्वारा किए गए त्याग अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है, लाभ में पुराना भाग माइनस लाभ में नया भाग। जैसे कि हमने देखा था, लाभ का पुराना भाग कैसा था, जैसे हमने दास का निकाला था, दास का लाभ का पुराना भाग कितना था, 4/5, और त्याग किया भाग कितना था, ये 1/4। अगर इसको यहाँ त्याग के भाग को साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और दास का नया भाग को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा एग्जैक्टली। तो 4/5 में से 11/20 को घटा दिया जाएगा, तो वैसे कि वही ये 1/4 इसकी वैल्यू त्याग किए भाग की आ जाएगी, जो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला जाता है। लाभ का पुराना भाग और लाभ में नया भाग, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाता है। नए साझेदार के लिए आवश्यक है कि वो किसी फर्म के पुराने साझेदारों को अधिलाभ में हुई उनके भाग की हानि की क्षतिपूर्ति करे, जिसके लिए वो एक अतिरिक्त राशि लाता है, जिसे ख्याति या प्रीमियम कहते हैं, जैसे कि हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में कवर किया था, बताया था। इस राशि का विभाजन साझेदारों में उस अनुपात में किया जाता है जिस भाग में वो नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, जो त्याग अनुपात कहलाता है। राशि का विभाजन साझेदारों से उस अनुपात में किया जाता है जिस भाग में वो नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, यानी कि सैक्रिफाइस करते हैं। फिर सामान्यतः साझेदारों के मध्य यह अनुपात स्पष्ट रूप से दिया होता है, जो कि पुराना अनुपात, समान त्याग तथा विशिष्ट अनुपात के रूप में हो सकता है। समस्या वहां उत्पन्न होती है जहां पर नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदार से अधिग्रहित किया गया भाग नहीं दिया गया हो, बल्कि इसके बदले में नया लाभ विभाजन अनुपात दिया गया हो। इस प्रकार की स्थिति में त्याग अनुपात की गणना प्रत्येक साझेदार के नए भाग में से उसके पुराने भाग को घटाकर की जाती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रोहित और मोहित एक फर्म में साझेदार हैं जो 5:3 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। अब वे विजय को लाभ में 1/7 भाग के लिए फर्म में शामिल करते हैं। इसमें नया एक पार्टनर आया है विजय, जिसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/7, प्रॉफिट का 1/7 भाग इस विजय को दिया जा रहा है, तथा फर्म के भावी लाभ को 4:2:1 के अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। यानी कि यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कौन कितना हिस्सा प्रोवाइड करेगा, बल्कि डायरेक्टली ये बता दिया गया है कि तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, रोहित, मोहित और विजय का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 4:2:1 के अनुपात में होगा। तो अब इसमें रोहित और मोहित के त्याग का अनुपात निकालना है। अब इसमें हमें निकालना है रोहित और मोहित का जो है, क्योंकि पहले वो रोहित और मोहित ही फर्म में साझेदार थे, पार्टनर थे। अब हमें ये देखना है कि इनके पुराने जो प्रॉफिट था उसमें से इनको कितना त्याग करना पड़ा, जो इनका नया प्रॉफिट निकल कर आया है। यानी कि जो नया प्रॉफिट आया होगा तो जाहिर सी बात है वो कम हो गया होगा, एक नए साझेदार के आने के बाद इनका पुराना जो प्रॉफिट था वो कम हो गया होगा। तो अब इसमें देखना है रोहित का पुराना भाग कितना था, 5/8। जैसे 5 + 3 8, तो 5/8 भाग पहला पुराना प्रॉफिट था रोहित का। अब रोहित का नया भाग कितना है, 4, 4 2 6 और 1 7, जो 4/7। तो रोहित का जो त्याग है वो कितना होगा, 5/8 माइनस 4/7। सैक्रिफाइसिंग जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, पुराना लाभ माइनस नया लाभ।
तो इसमें कितना बचेगा हमारा 3/56। ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो रोहित का आया। इसी तरह मोहित का पुराना भाग कितना है 3/8, 3/8 है। और इसमें नया भाग कितना है, ये मोहित का नया भाग है 2, तो 2/4, 2 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/7। तो ये पुराना प्रॉफिट और ये नया प्रॉफिट, तो इसमें से जब घटा लेंगे तो कितना बचेगा 5/56, 5/56 नया प्रॉफिट है। इस तरह रोहित और मोहित का जो त्याग अनुपात आएगा वो 3/56 और 5/56 यानी कि 3:5 आएगा, 3:5। इसी तरह इसका अगला एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अमर और बहादुर एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे मैरी को नए साझेदार के रूप में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अब मान लीजिए इसमें एक अमर और एक बहादुर, दो साझेदार हैं, इनका 3:2 का पार्टनरशिप है, 3:2 की। अब इसमें एक नया साझेदार आती है मैरी आती है। मैरी को 1/5 भाग प्रॉफिट के हिस्से के रूप में दिया जाता है। अब अमर और बहादुर का नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1 हो गया है। अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इसमें डिवाइड हुआ है तीनों में, किस में कितना हुआ ये नहीं बताया गया, बल्कि सिर्फ इतना बताया गया है अमर और बहादुर का जो शेयरिंग रेशियो है प्रॉफिट वो 2:1 रह गया है। अब इनके त्याग के अनुपात की गणना करनी है। अब मैरी का भाग कितना है 1/4, शेष भाग यानी कि उसका टोटल प्रॉफिट में से 1/4 भाग, मैरी को 1/4 भाग के हिस्सेदार है, 1/4 भाग के हिस्सेदार है। तो मैरी को जो टोटल भाग है वो उसका टोटल प्रॉफिट में से 1/4 भाग है। तो शेष भाग कितना बचेगा 1/4, 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4, 3/4 हिस्सा नया प्रॉफिट आएगा। अब 3/4 भाग को अमर और बहादुर में 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, यानी कि जो 3/4 भाग प्रॉफिट शेष बचा है वो अमर और बहादुर में बांटा जाएगा। और किस रेशो में बांटा जाएगा 2:1 के रेशो में। तो 2:1 का मतलब ये होगा कि अमर का हिस्सा कितना हो गया 2/3 और बहादुर का कितना हो गया 1/3। तो 3/4 का 1/3 कितना होगा 3/4 का 2/3 ये अमर का हिस्सा आएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा 6/12। ये 6/12 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं। अगर 3 इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है इसलिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि ये पूरा कट रहा है 6 कम से 6 दूनी 12, लेकिन हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है तो इसलिए हम सिर्फ 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं। अब इसी तरह हम बहादुर का हिस्सा निकाल लेंगे 3/4 का 3/4 का 1/2 1/3 हिस्सा, तो इसका कितना आ जाएगा 3/12। तो इसमें 3 कम 3, 3 चौक 12, 1/4। तो अमर का नया भाग कितना आया 2/4 और बहादुर का नया भाग कितना आया है 1/4। तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया। और मेरी का कितना था, मेरी का तो ऑलरेडी 1/4 था ही। तो अमर का 2 भाग, फिर बहादुर को 1 भाग और मैरी को 1 भाग। तो ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आ जाएगा। इसी तरह आगे अमर का जो त्याग, अब इसमें निकालना है त्याग। पुराना शेयरिंग रेशो कितना था 3/5, यानी कि 3:2 के अनुपात में थे। तो इनका पुराना शेयर कितना था अमर का 3/5 और बहादुर का कितना था 2/5। तो अमर का त्याग कितना है 3/5 में से पुराने प्रॉफिट में से नया जो प्रॉफिट है वो घटा देंगे, तो शेयरिंग रेशो कितना आ जाएगा 2/20। और बहादुर का त्याग कितना आ जाएगा 2/5, पुराने लाभ में से नया लाभ घटा देंगे तो 3/20 ये आ जाएगा। तो अमर और बहादुर के बीच त्याग अनुपात कितना है 2:3। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं तथा 4:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे मोहन को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। अब इसमें रमेश और सुरेश दो साझेदार हैं, इनकी साझेदारी कितनी है 4:3। अब इसमें एक मोहन नया साझेदार आता है मोहन। रमेश सुरेश और मोहन को नया लाभ विभाजन अनुपात जो है वो 2:3:1 होगा, यानी कि रमेश का 2 रेशो और सुरेश का 3 और मोहन का 1, ये इनका नया लाभ रेशो है। अब इसको हम कैसे गणना करेंगे। अब पुराने साझेदारों के प्राप्त या त्याग अनुपात की गणना कीजिए। रमेश का पुराना भाग कितना था, रमेश का कितना था 4 3 7, यानी कि 4/7 भाग। रमेश का नया भाग कितना है 2 3 2 5 और 1 6, 2/6। अब इसमें 4/7 में से 2/6 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 10/42। ये आया रमेश का नया भाग। अब इसी तरह सुरेश का पुराना निकालेंगे। सुरेश का कितना था पुराना भाग 3/7, सुरेश का नया कितना है 3, यानी कि 3 2 5 और 1 6, 3/6 भाग। तो लेकिन अब यहाँ 3/6 भाग 3/7 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है सुरेश को अधिक लाभ हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ देखा सुरेश का पहले भी 3 हिस्से थे और अब भी 3 हिस्से हैं। तीसरा हिस्सेदार आने के बाद भी इसके 3 ही हिस्से हैं, तो जाहिर सी बात है इसको लाभ हो रहा सबसे ज्यादा हो रहा होगा। तो अब पहले से भी ज्यादा लाभ हो रहा होगा। तो अब इसको क्या 3/6 में से 3/7 पुराना वाला घटा देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 3/42।
अब इस तरह इनका मोहन का भाग कितना है, मोहन का 1/6 एक रेशो है, तो उसका 1/6 भाग बचेगा। 3 यहाँ है, 3 2 5, 5 और 1 6, तो 1/6 भाग मोहन का है। तो इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 एकम 7, 7 छक्के 42। अब रमेश का त्याग कितना हो गया, बराबर सुरेश का प्राप्त लाभ प्लस मोहन को प्राप्त लाभ, यानी कि सुरेश को कितना लाभ प्राप्त हो रहा, 3/42 प्लस मोहन को प्राप्त 7/42, तो 10/42। इस स्थिति में सारा त्याग रमेश द्वारा किया गया है, यानी कि जो मोहन का जो त्याग है वो सुरेश का जो त्याग है वो उतना ही, सुरेश ने कुछ भी त्याग नहीं किया, सारा त्याग रमेश द्वारा ही किया गया है। अब आगे चलते हैं, ख्याति। ख्याति की कुछ हम जो है यहाँ जो हमारी थ्योरी फॉर्म है वो थ्योरी हम यहाँ आज देख लेते हैं, कल से हम इसकी ख्याति वाले टॉपिक की न्यूमेरिकल देखेंगे। ख्याति साझेदारी ख्याति खातों में ख्याति भी एक विशेष पहलू है जिसका फर्म के पुनर्गठन के समय, जो कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन और साझेदार के प्रवेश और सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय समायोजन करना आवश्यक होता है। ख्याति का अर्थ क्या होता है, एक सुस्थापित व्यवसाय को कुछ समय पश्चात प्रतिष्ठा और विस्तृत व्यवसाय संबंधों का लाभ होने लगता है। ये व्यवसाय को नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है, जैसे कि मैंने आपको अमेजोन वाले एग्जाम्पल में बताया था। लेखांकन में ऐसे लाभ को मौद्रिक मूल्यों को ख्याति कहते हैं। अब मान जैसे ऐसे लाभ के मौद्रिक मूल्य को, अब जैसे कि हमने मान लीजिए कि अमेजोन अपने कोई शेयर बेच रहा है और वो शेयर की कीमत मार्केट वैल्यू वैसे तो 1 लाख रुपए है उस शेयर की कीमत, लेकिन उसकी मार्केट गुडविल अच्छी होने के कारण वही शेयर 5 लाख रुपए में किसी शेयर होल्डर को खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, रिलायबल है अमेजोन, तो इसलिए उसको 5 लाख रुपए में खरीदने पड़ रहा है शेयर। तो ऐसे जो 4 लाख रुपए की इसकी जो इसको एक्स्ट्रा इनकम हुई है वो इसकी ख्याति यानी कि गुडविल के कारण हुई है। अब जो गुडविल की जो मौद्रिक मूल्य है वो 4 लाख रुपए आया है, तो ऐसे मौद्रिक मूल्य को ही ख्याति कहते हैं। अब इसके आगे ये एक आभासी परिसंपत्ति समझी जाती है, यानी कि वर्चुअल एसेट समझा जाता है। दूसरे शब्दों में ख्याति किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि का एक ऐसा मूल्य है जिससे कि वो उस सब व्यवसाय में लगी हुई अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जब एक व्यक्ति ख्याति की राशि का भुगतान करता है तो वो भुगतान उसे अधिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचा देता है, जिसे वो मात्र अपने प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकता था। यानी कि अमेजोन में कोई पैसे लगाएगा तो इतना उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है, इसलिए मार्केट उसकी डिमांड ज़्यादा है और लोगों की नज़र में अमेजोन ज़्यादा रिलायबल है, इसलिए ऑटोमेटिक ही इस पर डिमांड ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं, तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब दूसरे शब्दों में ख्याति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि फर्म की ख्याति संभावित अधिक आय का वर्तमान मूल्य है, यानी कि जो उसकी संभावित आय है उससे अधिक जो वर्तमान मूल्य उसको ख्याति कहा जाता है, या व्यवसाय का वो पूंजीकृत मूल्य जो कि उसकी विवादात्मक लाभ क्षमता से जुड़ा होता है। अतः ख्याति तभी विद्यमान होगी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः ख्याति तभी विद्यमान होगी जब फर्म सामान्य लाभों से अधिक लाभ अर्जित कर रही है। जिस फर्म में हानि हो रही हो या सामान्य लाभ हो रहा हो उस फर्म की ख्याति नहीं है। यानी कि अगर किसी को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है किसी फर्म को, तो उसकी गुडविल नहीं मानी जाएगी। अगर सामान्य से अधिक लाभ हो रहा है, केवल एक ही कंडीशन है, सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त करने की कंडीशन में ही उस कंपनी को गुडविल वाली कंपनी माना जाएगा। अगला है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक निम्न हैं। पहला है व्यवसाय का स्वरूप, नेचर ऑफ बिजनेस। ऐसी फर्म जो उच्च मूल्य वृद्धि उत्पादों का उत्पादन करती है, यानी कि उच्च मूल्य वृद्धि जिनके उत्पादों की मांग स्थिर रहती है, अधिक लाभ कमाती है। अतः ऐसी फर्मों की ख्याति अधिक होती है, यानी कि जिनके उत्पादों की मांग स्थिर है लेकिन उनकी मूल्य वृद्धि ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उत्पाद की मांग जो है डिमांड से उतनी ही है, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में फर्मों की ख्याति अधिक होती है। फिर स्थान, लोकेशन, यदि व्यवसाय केंद्रीय स्थान पर स्थित है या उस स्थान पर जहां ग्राहकों की अधिक भीड़ है तो ख्याति का मूल्य बढ़ने लगता है। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है प्रबंध निपुणता, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। एक सुप्रबंधित फर्म ऊंची उत्पादकता और लागत कुशलता के कारण अधिक लाभ अर्जित करती है, जिससे उसकी ख्याति के मूल्य में वृद्धि होती है। फिर है बाजार की स्थिति, मार्केट सिचुएशन। एकाधिकार की स्थिति या सीमित प्रतियोगिता फर्म को अधिक लाभ अर्जित करने के योग्य बनाती है, इससे भी फर्म की ख्याति के मूल्य में वृद्धि होती है। फिर है विशेष लाभ, स्पेशल एडवांटेजेस। जिस फर्म को आयात लाइसेंस, बिजली की निम्न दर व निरंतर आपूर्ति की का आश्वासन, माल पूर्ति के दीर्घकालीन ठेके, सुप्रसिद्ध सहयोगी पेटेंट, व्यापारिक चिन्ह
आदि के विशेष लाभ प्राप्त हो तो उसे ख्याति का मूल्य ऊंचा होगा। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सामान्यतः व्यवसाय के विक्रय के समय ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, किंतु साझेदारी फर्म के संदर्भ में निम्न परिस्थितियों में भी यह आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। पहला है इसमें वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दूसरा है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तीसरा है साझेदार का सेवानिवृत्त होना, जैसे कि हमने पिछले शुरुआती स्लाइड्स में बात की थी, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फिर है साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ अ पार्टनर। फिर है पांचवा फर्म का विघटन या चालू व्यवसाय के रूप में फर्म की बिक्री, सम्मिलित डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ अ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। फिर छठा है साझेदारी फर्मों का एकीकरण, एमलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स, यानी कि कई साझेदारी फर्मों का इंटीग्रेशन हो जाए। फिर इसमें लास्ट हमारा ख्याति मूल्यांकन की विधियां, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चूंकि ख्याति एक आभासी परिसंपत्ति है, इसके लिए मूल्य की वास्तविक गणना करना बहुत कठिन है। साझेदारी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करने की विभिन्न विधियों को अपनाया जा चुका है। किसी एक विधि द्वारा गणना तथा दूसरी विधि द्वारा ख्याति की गणना के मध्य अंतर पाया जा सकता है। इसलिए यह विधि जिसके द्वारा ख्याति की गणना की जानी है, इसका विद्यमान साझेदार तथा नए साझेदार के मध्य स्पष्ट रूप से वर्णन होना चाहिए। यानी कि इस ख्याति की किस विधि द्वारा गणना की जाएगी, इसका गुडविल की गणना किस तरह की जाएगी, कौन सी विधि से की जाएगी, इसमें पुराने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पार्टनर्स हैं उनके द्वारा और जो न्यू पार्टनर्स हैं उनके द्वारा, उनके बीच सहमति के बाद ही तय किया जाता है। ख्याति मूल्यांकन की निम्नलिखित प्रमुख विधियां हैं। पहला है इसमें औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट्स मेथड, जिसे सरप्लस मेथड भी कहा जाता है, सरप्लस मेथड भी कहा जाता है। और तीसरा है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही। अगले लेक्चर में कल के लेक्चर में हम मॉक टेस्ट अपना करेंगे, मॉक टेस्ट 7 करेंगे, 7 देखेंगे। इसके बाद 10 मॉक टेस्ट जब हमारे हो जाएंगे तो हम फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और बाकी हमारे अकाउंट्स के लेक्चर साथ साथ चलते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।